ओके, चलिए तो फिर आई कैन गवर्न के आज के 10वीं कड़ी में आप सभी का मैं तिलक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं का अस्थायी हल अर्थात लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए जो फंडामेंटल पॉलिसी इश्यूज हैं उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करता है। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं। हमारा लक्ष्य सरकार से परे समाज को अपने दायित्व का बोध कराने का है। आज के इनसाइट सीरीज के तहत ये 10वीं कड़ी है। इससे पहले हम लोगों ने 9 सीरीज किए हैं और उसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण प्रशासन की मूलभूत चुनौतियों पर बिहार और देश के कोने कोने से अनेकों समाजोन्मुख लोगों के साथ चर्चा की है, अनेकों मुद्दे पर चर्चा की है और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। अभी तक पिछले 9 एपिसोड्स में लगभग कहिए कि 25 से पाए हैं। आज जब पूरा विश्व कोरोना की त्रासदी से कहीं कहीं जूझ रहा है, या क्लियर है? ओके। आज मान लीजिए कि जैसे कि बात हम कर रहे थे कि जब विश्व मान लीजिए कि कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है तो आई कैन गवर्न की 10वीं कड़ी में कहीं ना कहीं हम सैनिटेशन गवर्नेंस यानी शहर के स्वच्छता के प्रशासन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब जब बात हो रही है भैया, आपका स्वागत है, नमस्कार। तो अपने शहर और आसपास को मिलकर स्वच्छ बनाने का संकल्प लेने का इससे बेहतर समय कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। ये कोरोना के टाइम में कहीं ना कहीं सैनिटेशन को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के कहिए कि मेजर ये इशू जो है वो मतलब कि रहा है। और इसी विषय को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के विषय पर जब बात हो रही है तो गांधी जी का स्मरण होता है कि 2 दिन पहले, खास करके तब जबकि मान लीजिए 4 अक्टूबर है, 2 दिन पहले हमने गांधी जी की जयंती मनाई है। तो गांधी जी की माने तो स्वच्छता स्वतंत्रता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और अक्सर हम ये जानते हैं कि गांधी जी अपने आप को भंगी कहा करते थे और उनका ये भी कहना था कि वो एक सफाई कर्मी के रूप में मरना तक पसंद करेंगे। तो गांधी जी के बारे में एक घटना है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट के कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता गए तो वहां की साफ सफाई की स्थिति इतनी भयावह थी कि वो परेशान हो गए। लोग गंदगी फैला रहे थे लेकिन कोई साफ सफाई की बात तो दूर, सब लोग कह रहे थे कि हाँ ये हमारा काम नहीं है। तो गांधी जी ने इस विषय पर चर्चा नहीं, केवल चर्चा नहीं शुरू की बल्कि खुद उन्होंने साफ सफाई का बीड़ा अपने हाथ में उठाया। और इस तरीके से गांधी जी इस चीज को इतना महत्व देते थे। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक बार ये स्पष्ट हमारे सभी के मेमोरी में, स्मरण में करने की जरूरत है कि ये इश्यू कितना महत्वपूर्ण है। एक और घटना है कि 1937 में किसी ने, जब गांधी जी की हरजन पत्र में किसी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर पूछा कि एक आदर्श गांव क्या है, तो गांधी जी का जवाब था कि पूर्ण रूपेण जो स्वच्छ गांव होता है वही आदर्श। तो सवाल गांव का हो या शहर का, संक्षेप में ये कहें कि शुरुआत स्वच्छता से होने की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो बहरहाल हमारे बीच छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से को पूर्ण रूपेण स्वच्छ बनाने में धूरी की भूमिका निभाने वाले रितेश सैनी जी साथ में हैं। रितेश जी के काम की कल्पना आप इसी से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में एक आईटी ऑफिसर के तौर पर ये चाहें तो सुबह आराम की तरह नहीं आने का। और पिछले बमुश्किल 4-5 सालों के अंदर इनके प्रयासों से अंबिकापुर देश के सबसे गिने चुने जीरो वेस्ट सिटी में शामिल हो गया है। और इसके पीछे इनके दिन रात की मेहनत है। ये पिछले 4-5 साल से कहिए कि शायद ही किसी छुट्टी पे ये गए हैं
और इनके ईमानदार कोशिशों से आज ये परिणाम है कि वहाँ पे कहिए कि सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है, यानी कि लोग कूड़ा फेंकने से पहले कहीं ना कहीं उसका वो जमीनी स्तर पे देने से पहले उसको वो सेग्रीगेट कर देते हैं, सॉलिड वेस्ट में, लिक्विड वेस्ट में, इस तरीके से गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इसमें वो बांट करके छांट कर देते हैं। इससे बड़ी मदद मिलती है। तो सिटीजन पार्टिसिपेट, कम्युनिटी मॉनिटरिंग, कॉटेज ने हमरा लगे ई कंप्लेंट रेजोल्यूशन, एक आंदोलन के प्रयासों का परिणाम कपूर जहाँ की के की तरह इतना ही नहीं, रायपुर, बिलासपुर जैसे बनाया गया है, और देश के अनेकों अन्य प्रांतों में, अन्य शहरों में भी ये मॉडल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होकर के उभरा है, एक रोल मॉडल की तरह उभरा है। तो रितेश जी इन सब विषयों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम चाहेंगे कि रितेश जी अपना अनुभव खुद से साझा करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस सबके पीछे दो बातें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अंबिकापुर मॉडल के पीछे एक बड़ा हाथ है समाज के हर तबके से आने वाले लगभग 600 स्वच्छता दीदी, और जिन्होंने जाति और लिंग का दायरा तोड़ा, और इस सब दायरे को तोड़ करके वो आगे आए, और मतलब कि उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया। हम उन दीदियों का नमन करते हैं, और नमन करते हैं रितेश जी का, जो दिन रात कोशिश करते हैं इन दीदियों की आमदनी कैसे बढ़े और वे कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े इस चीज का। तो रितेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 3 लोग और शामिल हैं गेस्ट के रूप में। इसमें हमारे साथ 2 पूर्व वार्ड काउंसलर हैं, मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू जी, जिन्हें लोग रिंकू के नाम से प्रसिद्ध हैं, और साथ में गगन कुमार झा जी, जो वार्ड काउंसलर रहे हैं 12 नंबर वार्ड से। रिंकू जी 30 नंबर वार्ड से रहे हैं। दोनों काफी कहिए कि दोनों के बारे में कुछ समानताएं हैं दोनों का। गगन जी का और नफीसुल हक जी का भी छात्र राजनीति का बैकग्राउंड रहा है। दोनों काफी कम उम्र में वार्ड काउंसलर बने, और बड़े जोर शोर से इन्होंने जनता की सेवा की, और हर तरह के मुद्दों को जो है इन लोगों ने उठाया है। रिंकू जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि 2011 में बमुश्किल 111-12 वोट से जीते थे, और अगली बार जब वो एक महिला वार्ड बना, इनकी पत्नी खड़ी हुई, तो 1400 से ऊपर वोट इन्हें मिले। कुछ ऐसी ही कहानी गगन जी की भी है। जब वो पहली बार जीते थे तो काफी कम अंतरों से जीते थे, और दूसरी बात कहिए कि लगभग एकदम से इनके पक्ष में काफी वोट आए। वर्तमान में रिंकू जी दरभंगा जिला शांति समिति के भी सदस्य हैं। इन्होंने बीएड और एमएड किया है, और दरभंगा के जीवछ घाट में एक कॉलेज में 2018 से लेक्चरर भी हैं। इन्होंने वर्तमान मेयर जो विजयंती खेड़िया हैं, उनके खिलाफ अनेकों भ्रष्टाचार के आरोपों को बहुत दूर तक लाए हैं। इन्होंने इनके प्रयासों से और भी अनेक वार्ड काउंसलर के साथ मिलकर के इन्होंने काफी कुछ किया है इस दिशा में। और हम लोगों ने वैजयंती खेड़िया जी को बुलाने की कोशिश की, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे वो शायद खुद ही होती तो बेहतर जवाब देती। हम इस विषय के डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन रिंकू जी का जो बैकग्राउंड है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जो म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर रहा है, उसको भी इन्होंने जोर शोर से उठाया है। गगन जी एमए हैं, LLB किया है इन्होंने। पहले वार्ड से जैसे मैंने बताया खुद काउंसलर थे, बाद में इनकी माँ वार्ड काउंसलर रही, और छात्र राजनीति से बढ़ के ये लोक जनशक्ति पार्टी के साथ काफी सक्रिय हैं। दरभंगा जिला के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने राजनीति के क्रम में पुलिस की लाठी भी झेली है, प्रशासन की बेरुखी भी झेली है, और इनका मानना है कि छात्र राजनीति के जड़ से ये निकले हैं, और उसको ये हमेशा याद रखते हैं। गगन जी का एक बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग ये भी है कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे बिहार को एक एथलीट की तरह भी रिप्रेजेंट एक जमाने में कभी किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पैनल के आज एक बहुत ही स्पेशल इनवाइटी कमलेश कुमार मिश्रा जी हैं। कमलेश जी पेशे से वकील हैं,
मधुबनी झंझारपुर के पट्टी टोल में इनका जन्म हुआ था, वहीं से शुरुआती पढ़ाई इन्होंने की और उसके बाद जालंधर पंजाब और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने के बाद पिछले 7-8 सालों से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2013 में कश्मीरी गेट के पास स्लम डेमोलिशन को लेकर के इतने विचलित हुए कि इन्होंने दर्जनों ऐसे केस लिए, डेमोलिशन मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसके बाद इन्होंने मानवाधिकार से जुड़े हुए अनेकों केस जो है सो इन्होंने लिए हैं, जिसमें जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सीवेज वर्कर्स के रेगुलराइजेशन का भी मामला है। आप सभी सहमत होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो म्यूनिसिपैलिटी में ज्यादातर होते हैं उनके रेगुलेशन का मामला एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम उनसे इस विषय में विस्तार से जानना चाहेंगे। खास करके वकील साहब कॉलिन गोंजाल्वेज के साथ ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में भी काफी सक्रिय हैं और राजनीति से दूर लोगों की सेवाएं और खास करके बिहार के लोगों के मुद्दों को वो बराबर उठाते रहते हैं। ये सब बातों के अलावा इन सब 4 विशिष्ट अतिथियों से बात करने के लिए आज हमारे पास हमारे पैनल पे 2 लोग हैं। कुणाल भास्कर जी। कुणाल जी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। बैकग्राउंड उनका दरभंगा से रहा है, दरभंगा से पढ़े लिखे हैं, काफी पुराने हमारे मित्र हैं। बहुत ही अभिन्न भूमिका इन्होंने आई कैन गवर्न में भी निभाई है शुरुआती से और कहीं ना कहीं कहिए कि इसकी नींव में इनके बिना ये काम कहिए कि आज इस स्तर पे नहीं होता। हमारे साथ एनजीओ सेक्टर से रूबी रानी भी है। रूबी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगी। रूबी आईएमसी से पत्रकारिता उन्होंने की है और रांची में पायनियर न्यूज़पेपर इत्यादि में रिपोर्टिंग करने के बाद वो पिछले 7-8 सालों से न्यू एजुकेशन ग्रुप फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन एजुकेशन के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देखती है। तो आप सभी का आज के कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत है। अब समय काफी निकल गया है, बिना समय गवाए मैं आग्रह करूंगा रितेश जी से कि अपने अनुभव साझा करें। सभी पैनलिस्ट के पास लगभग 10 मिनट का समय होगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। रितेश जी। जी, सभी को नमस्कार। जैसा तिलक जी ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अंबिकापुर में जो हम लोगों ने काम किया है, तो उसका जो बेसिक स्ट्रेटेजी थी हमारी कि जब अंबिकापुर में हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया वो ईयर 2014 में, 2014 में जब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे पास कि कैसे एक चलता हुआ मॉडल जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, सिंपल बहुत बड़े बड़े कंटेनर पब्लिक डस्टबिन शहर के कई वार्डों में रखे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो उसको हटाने का और कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं और शहर में सफाई को लेकर के निरंतर समस्याएं, शिकायत और शहर में हमेशा गंदगी है और बहुत सारे चैलेंजेस को हम फेस करते जा रहे थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि ये जो कचरा हम प्रतिदिन कलेक्ट कर पा रहे थे उस समय, ये 2014 में, इसको डिस्पोजल का कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था उस समय। हम उसको एक डंप यार्ड में जाकर के सिंपल ऐसे फेंक देते थे, जिससे वो शहर के एक मेन एंट्रेंस कहा जाए कि जब रायपुर बिलासपुर से अंबिकापुर अपन एंट्री करते थे तो शहर में घुसते ही सबसे पहले डंपिंग यार्ड पड़ता था। मतलब लोगों को उसके अंदर आने पर पता चलता था कि अंबिकापुर पहुंच गए, स्मेल आने लग गई है क्योंकि कचड़े की गंध आ रही है। तो ये एक बहुत गलत छवि थी। तो इसको लेकर के तत्कालीन कलेक्टर महोदया द्वारा एक बैठक ली गई और क्या हम ऐसा करें, कैसे हम कर पाए। 2014 में देश में भी कई शहरों पे बहुत सारी इनको लेकर के कुछ प्रैक्टिस उस समय चालू नहीं हुई थी कि हमारे पास कोई एक अच्छा उदाहरण हो जिसको देख करके हम सीधे सीधे उसको अपने नगर निगम में लागू कर सकें। वर्तमान में तो बहुत सारे नगरीय निकाय बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे नियम, प्रक्रिया, गाइडलाइन आ गई है जिसको देख करके कोई भी निकाय इस कार्य को कर सकता है। लेकिन तत्कालीन समय में हमको सोचना था, ग्राउंड लेवल पे एक ऐसा मॉडल बनाना था जो अच्छे से काम करे और सक्सेस हो। मतलब ये चैलेंज था हमारे पास कि बनाना है। तो इस मुद्दे पे जब हम लोगों ने प्रारंभिक इस पे विश्लेषण स्टार्ट किया तो सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने भी शहर के स्टेक होल्डर रहते हैं, किसी भी शहर में अगर अपन किसी काम को करने जा रहे हैं तो उस योजना की सफलता तब मिलेगी जब वहां के नागरिक, वहां के अधिकारी कर्मचारी, वहां के समूह के लोग, विभिन्न जो एनजीओ के लोग हैं, मतलब सभी प्रकार के वर्ग जो शहर में रहते हैं, सभी अगर उसमें सहयोग करेंगे तब कोई भी मॉडल जो है वो अपने सफलता के चरम तक पहुंच सकता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए डे 1 से जब हमने विचार करना शुरू किया कि अंबिकापुर में कचरा
को प्रबंधन करने के लिए कुछ नई तकनीक का उपयोग करना होगा, तो हमने सारे लोगों को बुलाया। जो पहली बैठक हुई उसमें नगर निगम के सारे पार्षदगण, मेयर, अंबिकापुर के विधायक जी, इसके अलावा जो बड़े बड़े व्यावसायिक समितियां होती हैं जिनको अपन व्यापारी संघ बोलते हैं, सब्जी मार्केट संघ, मटन मार्केट संघ, बड़े कॉलोनियों के अध्यक्ष, तो सारे लोगों को बुला करके बैठाया गया कि सबसे पहले तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये समस्या है क्या और ये समस्या से किस तरह अपन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम यदि नगर निगम के अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं तो हम तो जानते हैं, लेकिन काफी लोग उसके बारे में जानते नहीं है कि ये वाकई में एक समस्या है। तो ये जो बैठक हमने लिया, फर्स्ट बैठक, इस बैठक में जब सारे लोग आए तो उनको पहले एक वर्तमान परिदृश्य दिखाया गया कि अंबिकापुर में जब हम अपने घर के कचड़ों के डब्बे में फेंकते हैं तो वो कचरा का जो साइकिल है वो हमारे घर से निकल करके कहाँ तक पहुंच रहा है और वो किस तरह से पर्यावरण को और हमारे शहर को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई कि पूरे शहर में 650 ऐसे डस्टबिन हैं, ऐसे डब्बे हैं बड़े बड़े जो मोहल्ले में लोगों के घरों के आसपास या चौक चौराहे में रखे हुए हैं, जिनको खाली करने के लिए इतने वाहनों की जरूरत है, इतने मैन पावर की जरूरत है, जबकि नगर निगम के पास कम है। इस कारण से प्रतिदिन सारे डब्बों को हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये जितने डब्बे प्रतिदिन खाली हो भी रहे हैं तो ये कहाँ जाकर के जा रहे हैं, एक डंप ग्राउंड में हम उसको फेंक रहे हैं, कोई प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है। वो डंपिंग ग्राउंड जो है वो 16 एकड़ का एक लैंड है जिसके बगल में एक वाटर बॉडी भी थी, बहुत चांसेस था कि ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर उसका लीचेट जा रहा है वो बगल में जाने वाले वाटर बॉडी को भी प्रदूषित कर रहा है। दूसरा, अंबिकापुर शहर में घुसने की पहचान ही बन गई थी कि शहर के अंदर जैसे ही हम पहुंचेंगे कचरे की गंध आने लगेगी तो समझ लीजिए कि अंबिकापुर नगर निगम में प्रवेश हो गया, रायपुर बिलासपुर से अगर कोई आ रहा है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें थी। दूसरा, नगर निगम के पास वो 16 एकड़ लैंड जो था वो पूरी तरह भर चुका था और एक नए जमीन की हमको आवश्यकता थी जिसमें फिर से हम कचरे को डंप करेंगे। तो ये सारी बातों को जब लोगों को बताया गया तो वो सारे लोग वहां पर बैठे थे तो उनको ये समझ में आया कि नहीं, ये वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पे सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो कलेक्टर महोदय द्वारा ये जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर को ना देकर के पूरे उन जितने स्टेक होल्डर्स बैठे थे सबको कहा गया कि क्यों ना हम इस पर विचार करें और क्या हम कर सकते हैं। हम फिर से 3 दिन बाद बैठेंगे। इस 3 दिन में हम देश में विभिन्न स्थानों पे जहां जहां मॉडल पे काम चल रहा होगा, कोई भी मॉडल जहां पे सफाई को प्रबंधन को लेकर अच्छे काम हुए होंगे, उनके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग भी अपने स्तर पे सोचिए कि आपके वार्ड में ऐसा क्या किया जाए कि आपके वार्डों में जो आपको शिकायतें आ रही हैं, तो वहां पे पार्षदों ने खुल के बताया कि मैडम आज के समय में पार्षद बनने का मतलब ही ये हो गया है कि हम अगर पार्षद बने हैं तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन सुबह लोग हमारे दरवाजे में आकर के ये ना बोले कि डब्बा नहीं हटा है, नाली साफ नहीं हुई है, कुत्ता मर गया, हटाया नहीं है। मतलब पार्षदों की सबसे बड़ी समस्या थी जो वो सफाई को लेकर के थी, जो वार्डों में लोगों से आती थी। तो मैडम इस पे आपने जो विचार किया कि कोई अच्छा काम करना है तो हम सब इसमें सहयोग करेंगे और 3 दिन में हम फिर बैठ करके और हम लोग भी इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं या क्या होना चाहिए उसको लेकर हम बैठेंगे। तो इन 3 दिनों में हम लोगों ने पूरे देश में जितने भी कार्य हो रहे थे सारे मॉडल के बारे में जानकारियां प्राप्त करी, उनके विशेषज्ञों से बात किया, अलग अलग मॉडल्स को लिया, क्योंकि एक ही मॉडल किसी शहर में बिल्कुल वैसा ही लागू हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। शहर की परिस्थिति के आधार पर मॉडल में थोड़े थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये करके हम लोगों ने सारे मॉडल का अध्ययन किया। फिर 3 दिन बाद फिर पूरी की पूरी टीम बैठी। पक्ष विपक्ष का कोई यहाँ पे ऐसी इशू बात नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जो सरकार थी वो उस पार्टी की और हमारे नगर निगम की जो सरकार थी वो दूसरे पार्टी की थी। हमारे नगर निगम में भी नेता प्रतिपक्ष पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, वो भी थे। सारे के सारे पूरे 48 काउंसिलर्स, जितने भी विधायक सांसद, 3 विधायक होते हैं हमारे नगर निगम क्षेत्र में, एक हमारे यहाँ सांसद होते हैं, ये सारे लोग बैठे हुए थे। सांसद किसी और पार्टी के, विधायक किसी और पार्टी के, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की, ये सारी बातें थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के कहीं पे कोई पार्टी की बात नहीं थी, क्योंकि ये समस्या सारे लोगों के लिए समान थी। तो 3 दिन बाद जब बैठक हुई, 3 दिन बाद हमने देश भर में चल रहे कार्यों के बारे में उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर रहे थे तो माननीय पार्षद जी, माननीय विधायकगण डायरी लेकर के आए हुए थे, कुछ लोग राइट अप लेकर के आए हुए थे, कुछ लोग कुछ फोटोग्राफ्स लेकर के आए हुए थे और वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो उससे हमको समझ में आया कि क्या इंटरेस्ट है इनका। मतलब कुछ लोग ये भी था कि देखिए मेरे रिश्तेदार जो हैं वो बेंगलुरु में रहते हैं, वहां पे ये सिस्टम है। कुछ लोगों ने अपना डायरी लिख करके आया कि मैडम मेरे वार्ड में इतने परिवार रहते हैं और एक उद्योग है, पूरे वार्ड का कचरा एक तरफ, एक उद्योग कचरा एक तरफ, क्यों ना इसको। मतलब हम लोगों को ये लगा कि मतलब 3 दिन इन लोगों ने उसको सीरियसली अध्ययन किया
और आकर के अपने विचार को शेयर कर रहे हैं। और हम चाहते भी यही थे कि हम किसी एक बड़ी कंपनी को बुला करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे करके और उसको काम करा दें, और अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा मॉडल है जो बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के सक्सेस होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में लेना है, या स्वच्छ सर्वेक्षण, या बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं जिसके बेस में सैनिटेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परीक्षण किया जाता है कि स्वच्छता का स्तर क्या है नगरों में, तो आप उसमें देखेंगे कि उसका पूरा का पूरा जो मैक्सिमम पार्ट है, लगभग 40 से 45% जो मार्किंग है, वो सिटीजन फीडबैक पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये सिटीजन के द्वारा ही पॉसिबल है। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिस मशीन को आप शहर का एक अनप्रोसेस्ड कचड़े को उठा करके, जो एक कॉमन डस्टबिन जिसके अंदर ईंटा भी हो, रेत गिट्टी भी हो, लोहा भी हो, मरा हुआ जानवर भी हो, गीला कचड़ा भी हो, सूखा कचड़ा भी हो, दवाइयां भी हो, केमिकल भी हो, हानिकारक चीजें भी हो, और कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उस मशीन उस पूरे के पूरे कचड़े को प्रोसेस कर दे। हर मशीन का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि वो किस तरह के वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो ये अवेयरनेस की बात है, और इतने बल्क लेवल पे सेग्रीगेशन करना भी कॉर्पोरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे जो मेजर पार्ट होता है कि डोर स्टेप लेवल पे लोग सेग्रीगेशन करें, और ये आप किसी भी नियम कानून से किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी लगा करके अगर आप सोचे कि 100% अचीव कर लिया जाए, तो मेरी दृष्टि में तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अंबिकापुर में हम लोगों ने 2014 से कंटिन्यू हम लोगों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, और लोग जब अपने घरों से गीला सूखा, मतलब आप ये समझेंगे कि अभी तक लोग कई ऐसे निकाय हैं, कई ऐसे शहरों में प्रैक्टिस है जहां पे अभी तो यही चल रहा है कि कम से कम डोर टू डोर कलेक्शन में लोग कचरा हमारे गाड़ी में दे दें, फेंके ना। और हम अंबिकापुर में अभी जिस लेवल पे चल रहे हैं कि हमको 4 स्तर पे लोग कचरा सेग्रीगेशन करके दे रहे हैं घरों पे। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, हजार्डस वेस्ट, मतलब मान लीजिए किसी घर में अगर कांच फूट गया है, या किसी के घर में कुछ पेंट या कोई केमिकल का डब्बा है, या किसी के घर में कोई डायबिटिक का पेशेंट है, अगर वो इंजेक्शन यूज करता है, या अगर उसके घर में कोई एक्सपायरी डेट की दवाइयां पड़ी हुई हैं, तो उसको अलग डब्बे में डाल करके दे रहा है। और जो बच्चों के डाइपर्स हैं और जो सैनिटरी पैड है, उनको अलग पेपर में, अलग पेपर बैग में रैप करके दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कि घरों पे लोग 4 लेवल पे सेग्रीगेशन कर रहे हैं। ये इस लेवल का सिटीजन पार्टिसिपेशन है कि हमारे वर्कर्स को, हमारे प्रोसेसिंग सेंटर को हैजार्डस वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इतनी एक्यूरेसी है कि जब ये इंसिनरेशन में जलने जाता है, तो कभी भी किसी भी इंसिनरेशन में हमने जो सैनिटरी पैड और डाइपर्स को बर्न करने के लिए दिया है, तो कभी कोई उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि कोई ऐसा मटेरियल आपके सैनिटरी वेस्ट में निकला हो जो हमारे इंसिनरेटर को प्रॉब्लम करे। तो इस लेवल का सपोर्ट नागरिकों से मिल रहा है। तो ये इसको इंश्योर करने के लिए शुरू से ही जब हमने योजना बनानी शुरू की थी, तब से पूरे पार्षदगण, पूरे जनप्रतिनिधि, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल रहे। फिर जब योजना बनी, देश भर के मॉडल को हमने देखा, सबको दिखाया, सारे लोगों ने उसमें से कुछ कुछ चीजों को किया कि ये अंबिकापुर में किया जा सकता है, पॉसिबल है, ऐसा है वैसा। तो जब सारे का कंक्लूजन निकाल के मिले कि सारे मॉडल के थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे चीजों को लेकर के हमको अंबिकापुर के लिए अलग मॉडल बनाना होगा, तो क्यों ना अपन विशेषज्ञों को बुला करके और एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक विशेषज्ञ को बुलाया वेल्लोर से, श्रीनिवासन जी को। वो आने के बाद फिर जब प्रशिक्षण हुआ, तो इसमें भी जो हम लोगों ने प्रशिक्षण देने का काम किया, इसमें भी हमने सारे जनप्रतिनिधियों का पहले प्रशिक्षण सेशन रखा 2 दिन का, कि सबसे पहले तो हम अवेयर हों, जिनको काम कराना है या जिनको काम की मॉनिटरिंग करनी है, हम पहले उस बारे में जाने कि हमको किस चीज की मॉनिटरिंग करनी है, क्या ऐसा काम है वो करेंगे। जो भी एजेंसी इसमें थर्ड आएगी काम करने के लिए, चाहे वो अंबिकापुर की हो या बाहर की हो, तो हम किस मेजर्स पे चेक कर पाएंगे कि ये काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या इसका रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले पूरी की पूरी कंप्लीट म्युनिसिपल बॉडी को हम लोगों ने जो है वो एक मास्टर ट्रेनर्स बनाया। मतलब हमारे यहाँ के आप किसी भी काउंसिलर से अगर बात करेंगे, तो वो आपको वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में बता सकते हैं, ड्राई वेस्ट में क्या क्या जाएगा, वेट वेस्ट में क्या क्या जाएगा, बल्क वेस्ट कंप्लायंस क्या होता है, किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, कंपोस्टिंग की क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, कंपोस्टिंग अगर इम्प्रॉपर वे में करेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है, डंपिंग ग्राउंड से क्या नुकसान होता है। तो ये सारी चीजों को हमने उनको एक मास्टर ट्रेनर बना दिया कि जो चीजें अब आपके वार्ड में होगी तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो एक 2-3 दिन की उनकी एक अवेयरनेस कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो इस तरह से हमने सारे लोगों को ये कर दिया अवेयर कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट पे सपोर्ट करना है और क्या चीज आपको मॉनिटर करना है जो हम करने जा रहे हैं, और आपको अपने वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद रखनी है कि ये काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अब सेकंड फेज में बात आई कि जब हम डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट करेंगे और इन सारी चीजों को करेंगे, तो हमारा
जो एग्जिस्टिंग वर्तमान सेटअप है सफाई कर्मचारियों का वो पहले ही पर्याप्त नहीं है जो पूरे शहर के काम को कर सके। तो इसके लिए एक नया मैन पावर कहाँ से आएगा, इसका एक फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, इस पे अपन कैसे काम करेंगे। तो हमने कहा कि अगर किसी भी मॉडल को जब तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरी तरह से उसका टेस्टिंग ना कर दिया जाए, क्योंकि ये एक कस्टमाइज मॉडल बन चुका था, ये किसी का रेप्लिकेशन नहीं था। अंबिकापुर में जब हमने किया तो बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को मिला करके एक कंप्लीट नया मॉडल बनाया था। तो हमने ये फैसला किया कि हम किसी एक वार्ड को पायलट के रूप में लेंगे और उस वार्ड में पहले अपन स्टार्ट करके इसको चला करके देखेंगे और उसके बाद फिर इस पे आगे हम फर्दर इसको बढ़ाते जाएंगे। तो हम लोगों ने एक वार्ड का सिलेक्शन किया और उस वार्ड में एक SLRM सेंटर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। एक तरफ हमारे SLRM सेंटर बनते गए और दूसरी ओर हमने क्या किया कि अब मैन पावर की बात करें तो हम तो ये एज्यूम किए थे शुरू से ही कि ये 100% सक्सेस होगा और अंबिकापुर के हर वार्ड में हर मोहल्ले में हमको इसको लागू करना है। तो हमको मैन पावर पूरी व्यवस्था बना के रखनी है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम पहले पायलट का रिजल्ट आने देंगे और फिर करेंगे। दूसरी ओर हमारी तैयारी जारी थी, हमने बाकी SLRM सेंटर के लिए प्रपोजल्स बनाने शुरू कर दिए। जस्ट 2014 में ही एक नया मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिस मिशन का ये मोटिव था कि अर्बन जो पुअर्स हैं, जो बेरोजगार युवक हैं और जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोग हैं, इन लोगों में कुछ ऐसी स्किल का डेवलपमेंट किया जाए कि ये स्वरोजगार की ओर बढ़ें, इनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि ये अपने ही क्षेत्र में कुछ ऐसे काम कर सके जिससे इनको रोजगार मिले। तो बेसिकली एक रोजगार से जोड़ना और एक उनका एक स्किल का डेवलपमेंट करना, ये उस मिशन का उद्देश्य था। तो हम लोगों को के पास एक चैलेंज वो भी था कि हमको रोजगार भी उपलब्ध कराना है। तो उस समय मिशन को हमने जब देखा तो उसमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग हुआ करते थे, जैसे ड्राइवर की ट्रेनिंग होती थी, बेड साइड असिस्टेंट की ट्रेनिंग होती थी, कुक की ट्रेनिंग होती थी, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग होती थी, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती थी, जो ऑलरेडी हर शहर में होते हैं। प्लम्बर चाहिए, हर शहर को चाहिए, लेकिन अगर किसी शहर में 10,000 प्लम्बर हो जाएं तो सारे प्लम्बरों को काम देना पॉसिबल नहीं है। 10,000 इलेक्ट्रीशियन हो जाएं 2 लाख की जनसंख्या वाले शहर में, तो उतने इलेक्ट्रीशियन के काम नहीं है। तो जस्ट उस समय हम लोगों ने उसमें भी एक इनोवेशन किया, हमने मिनिस्ट्री बात किया और हमने कहा कि हमारे यहाँ जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप के लोगों की जरूरत है जो हमको मिल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको कोर्स को ऐड करके और वो ट्रेनिंग हम कराएं कि उनको ट्रेनिंग देने के बाद फर्स्ट फेज हम ही उनको जॉब दे सकते हैं। कारपोरेशन या हर कारपोरेशन जो है उसके अर्बन लेवल पे बहुत सारे काम चलते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके अंडर में हम काम दे सकते हैं। तो अभी बेसिक रिक्वायरमेंट सैनिटेशन को लेकर के है, तो क्यों ना हम स्किल डेवलपमेंट में इस कोर्स को ऐड करके और हम उनको कोर्स में इन्वॉल्व करें। तो इस तरह नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में जितने स्वयं सहायता समूह हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थे, सारे लोगों को हमने बुलाया और बुलाने के बाद ये हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया वेस्ट मैनेजमेंट का। तो अगर मैं 2014 के परिदृश्य की बात करूं तो आज के परिदृश्य में तो अंबिकापुर के लोग जानते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लेकिन उस समय लोग नहीं जानते थे। उस समय अगर हम किसी को बुलाएं कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना है, तो उसका पहला जवाब सीधे सीधे होता है ना, क्योंकि उसने शहर में जो वेस्ट मैनेजमेंट देखा था वो ये देखा था कि नालियों से कचरा निकालना होगा, सड़क के नुक्कड़ पे बहुत सारा कचरा पड़ा होगा, डस्टबिन बहुत सड़ा हुआ होगा जिसके आसपास से गुजरना मुश्किल नहीं है, वहां जा करके हमको कचड़े को उठाना होगा और उठा करके ले जा करके डंपिंग ग्राउंड में फेंकना होगा। ये उनका इमेज था 2014 में कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने की बात करेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट तो यही होता है, डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन तो देखा ही नहीं गया था आज तक। तो हमने पहले 3 दिन का सामान्य जागरूकता कार्यक्रम रखा, न कि ट्रेनिंग रखी। सारे स्वयं सहायता समूह, बेरोजगार, जितने रोजगार कार्यालय में पंजीयन थे, जो अर्बन क्षेत्र के बेरोजगार युवक थे, सारे लोगों को बुलाया, सभी लोग वहां आए और 3 दिन तक उनको जागरूक किया कि हम किस कचरे की बात कर रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है जो हम कह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि वहां पे एक छोटा सा हम प्रोग्राम रखते थे, प्रैक्टिकल सेशन रखते थे, सभी लोगों को हम ब्रेकफास्ट या कुछ स्नैक्स वगैरह देते थे। तो जब उनको स्नैक्स देते थे तो उनको कहा जाता था कि आपके हर रो पे 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के। आप जिस केले को खा रहे हैं उस केले के छिलके को आपको हरे डब्बे में डालना है। आप जिस बिस्किट के पैकेट को खा रहे हैं उस बिस्किट को खाने के बाद उस बिस्किट के जो रैपर है उसको आपको लाल डब्बे में डालना है। तो सबसे पहला तो ये सोर्स सेग्रीगेशन हो गया। डालने के बाद बोला कि हमने उनसे कहा कि अब अगर इस डस्टबिन को छूने में किसी को दिक्कत है क्या, क्योंकि ये उसी केले का छिलका है जिसको 5 मिनट पहले आपने खाया है, और अब इसी केले के छिलके को आपको उठा करके एक प्रॉपर वे में डालना है। तो लोगों को ये समझ में आया कि यार ये बात तो सही है कि जिसको हम अभी इस डब्बे में अभी तुरंत मैंने फ्रेश केले का छिलका डाला, ये कचरा किसी भी तरीके से नहीं है। तो उन लोगों को कचरा और रिसोर्स,
अगर आप हमारे इस मॉडल का नाम देखेंगे तो ये SLRM, सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट है। हम वेस्ट नहीं बोल रहे हैं। वो वेस्ट कब बनता, जब उस केले के छिलके को मैं किसी सड़क पे किसी कोने में फेंक देता और वो 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक अटेंड नहीं होता, एक टाइम फ्रेम में वो कलेक्शन नहीं होता, तो वो क्या बन जाता, कचरा, क्योंकि अब उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन केले के छिलके का एक लाइफ टाइम है। केले के छिलके को अगर मैंने फेंका है तो उसका डिकम्पोजिशन होने तक के लिए वो फ्रेश है। तो उस टाइम फ्रेम में अगर हम उस कचड़े को उठा लेते हैं तो ना वो कचड़ा है, ना उसमें कुछ स्मेल है, और वो एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद वो कंपोस्टिंग या अदर प्रोसेस में हम डाल सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज किया हमने लोगों का, जिनको हम ट्रेनिंग देने वाले थे। तो 3 दिन में जागरूक होने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये जिस वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो ये है कि कचरा जैसे ही उत्पादन हो, जैसे ही कचरा बने, उनको घरों से हमको कलेक्ट कर लेना है। और जब हम ऐसे कचड़े पे काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर हम किसी भी हमारे पास समय सीमित है तो आप हाँ ठीक है सर, ओके। तो बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली मेरा जो मोटिव ये था समझाने का कि लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना इसमें बहुत जरूरी है। तो सारे स्टेक होल्डर्स का हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके और उनको वो किया। उसके बाद मॉडल के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर तो हम काम करते रहे, लेकिन ये जो जागरूकता लानी है तो किसी भी कारपोरेशन में सबसे पहले तो सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट कराना पहले बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर हम इस पे आगे किसी भी मॉडल पे अपन फर्दर काम करेंगे। चलिए रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि कहिए कि इसमें सभी लोगों के हर स्तर पे सहयोग की जरूरत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा गगन कुमार झा। गगन झा पूर्व वार्ड काउंसलर हैं और मैंने उनका परिचय ऑलरेडी डिटेल में दे दिया है। वो अपने अनुभव के बारे में अपनी बात साझा करें। गगन भैया जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद तिलक आपको, जो आपने मुझे इसमें बुलाया। और इससे पहले भी एक बार बुलाए थे, लेकिन समय और अभाव के चक्कर में तो नहीं आ पाया मैं, उसके लिए खेद है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जिस समय में हम जीते थे वार्ड काउंसलर 2006 में उपचुनाव हुई थी, हमारे एक काउंसलर हुआ करते थे दरभंगा नगर निगम के, दरभंगा की विधानसभा के जो क्या कहते हैं विधायक हैं माननीय संजय श्रावगी जी, वो हुआ करते थे। और सबसे पहले दरभंगा में ये हमारे वार्ड जो जाना जाता था, निश्चित तौर पे 6 वार्ड के नाम से जाना जाता था, जिसमें ये दरभंगा नगर निगम का जो इतना सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा वार्ड है। इसी में बस स्टैंड आती है, इसी में रेलवे स्टेशन आती है, इसी में इसका सबसे खासियत बात है जो दरभंगा में एक प्रांगण में आधा किलोमीटर की भी दूरी नहीं 2 विश्वविद्यालय हैं, जो हम भी विश्वविद्यालय का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए बहुत जगह खेल के माध्यम से गए, लेकिन उत्कल उड़ीसा में उत्कल यूनिवर्सिटी और भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी उसकी दूरी 7 किलोमीटर पे है। और हमको लगता है भारत में ये पहला जगह होगा दरभंगा जो निश्चित तौर पे एक ही कैंपस में 2 विश्वविद्यालय हो। और यहाँ इसी दरभंगा नगर निगम के दरभंगा शहर में एक आकाशवाणी है जो इसी वार्ड में आती है। यहाँ खास करके बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम 5 IAS, 7 IPS, इसी तरह से शिक्षक जो क्या कहते हैं प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, सारे लोग 2 वाइस चांसलर हैं, सारे पढ़े लिखे हुए हैं। जिस समय चूंकि पहला बार मैंने वार्ड काउंसलर जीता था, मात्र 8 महीने के लिए जीता था, मेरे पास कोई स्रोत नहीं था जो हम दूसरा बार इस नगर निगम में अपना प्रतिनिधित्व कर सकूं, क्योंकि 8 महीने में 3 महीना में ऐसे ही चला जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं आचार संहिता लागू हो जाती है। तो मेरे पास एक ही उपाय था, साफ सफाई का। तो साफ सफाई का हमने देखा जो दरभंगा नगर निगम के पास बहुत कम आदमियों की सीमित है। हम जिस समय जीते थे उस समय इस वार्ड में मात्र सिर्फ 4 आदमी थे, और ये मेरा ही वार्ड का मामला नहीं था। दरभंगा नगर निगम के उस समय में 38 वार्ड हुआ करता था, 38 वार्ड में सबका यही हाल था। तो हमने देखा जो कचरा जो निकलता है मोहल्ला में एक जगह लगा दी जाती है, और लगाने के बाद 5-5 दिन के बाद 10-10 दिन के बाद उठाया जाता है। हमने ही एक ऐसा सोच के दिखाया
और करके हमको, जैसा कि अपना अनुभव है, हमने सोच के दिखाया जो ठीक है हम कचरा उठा नहीं पाएंगे, हमारे पास आदमियों की कमी है, तो हम क्या करें। तो हमने जो हमारे नगर निगम के क्षेत्र के कर्मचारी होते थे वो सिर्फ झाड़ू लगाते थे, एकत्रित करते थे और हम खुद जा के उसमें आग लगाते थे, क्योंकि मेरे पास कोई माध्यम नहीं था। हमारे पास बहुत सारे क्या कहते हैं ये सामग्री जो है सो बहुत कम हुआ करता था उस समय में नगर निगम के पास। अभी तो फिलहाल बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ क्रय हुआ है, विक्रय हुआ है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं हुआ करता था। तो उस समय मेरी माँ मजबूरी थी जो 8 महीना लगातार जरा के मतलब कचरा को जरा के मैं 8 महीना के बाद फिर चुनाव में जाना था, इसीलिए मेरे पास कचरा होता था। तो लोग प्रायः क्योंकि हम 20 घर विजिट खुद करते हैं, अभी नहीं है तब पर भी, और क्या कहते हैं थे तब पर भी 20 गो घर प्रतिदिन विजिट करते थे, जिसमें हमने देखा जो कचरा जो निकलता है, कचरा को निश्चित तौर पे कहाँ फेंका जाए, फेंकने का साधन नहीं है, तो हम क्या करते थे जो क्या कहते कचरा को जला देते थे। उसके बाद दरभंगा नगर निगम की इसी वार्ड का मामला नहीं है, हमको कहने में कहीं आपत्ति नहीं हो रही है। दरभंगा नगर निगम के पास एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य रहा है, जो इतना पुराना नगर निगम है और इसके पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, जिसके चक्कर में बहुत सारे जगह ऐसा, मेरा छोटा भाई के घर के पास, तिलक जी के घर के पास सामने ठीक अपोजिट में, जो दरभंगा जिला के सबसे अच्छा छठ घाट का पोखर होता है, हराई पोखर होता है, उसके कोना में इतने सारे कचरे लगे रहते हैं। उस क्योंकि कहीं ना कहीं फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या होता है, तो रात को जो ये ट्रैक्टर वाले चलते हैं नगर निगम का, वो कहीं ना कहीं शहर में ही पलट दिया जाता है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी असुविधा होती थी। तो हम क्या करते थे, जिस समय में हम थे तो मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हमारे वार्ड में थे, तबाह करते थे। हम क्या करते थे, जो रात में जो कहीं या दिन ही में कहीं मेरे क्षेत्र के अंतर्गत या हमारे इर्द गिर्द में, हमारे बगल के वार्ड में, उसके बगल के वार्ड में डंपिंग हो रहा है, तो ट्रैक्टर वाला चुरा के मतलब मोहल्ले में डंपिंग कर रहा है, तो हम क्या करते थे, उसको डंपिंग उस ट्रैक्टर के क्या कहते हैं रोक लिया करते थे और ट्रैक्टर के चाबी छीन लिया करते थे। या तो नगर आयुक्त बहुत परेशान हुआ करते थे उस समय में, हाँ ये क्या हो रहा है, तो इसका डंपिंग कहाँ होगा। हम कहाँ होगा, इसका निदान नहीं ना है, इसका निदान है जो सबसे ज्यादा डंपिंग जगह होनी चाहिए। अभी देख लीजिए श्यामा मंदिर के बगल में, जो दरभंगा के बहुत ऐतिहासिक धरोहर है श्यामा मंदिर, उसके बगल में डायनवी रोड है, उसी रास्ता से लोग जाते हैं। वहीं पर नगर निगम, जब से हम ये पार्षद नहीं है, 2017 के बाद से हम पार्षद नहीं है, तो वहीं डंपिंग हो रही है। और उस समय, जिस समय हमारे समय में यदि डंपिंग होती थी, नगर निगम वहां पर अपना गिरा देता था, तो हम उसका चाबी छीन लेते थे और हम अब बोल देते थे जो हमारे इर्द गिर्द में कम से कम नहीं गिराया जाए। और नतीजा एक सवाल मेरे ध्यान में आता है, मान लीजिए कि आपने जो कोशिश की, बहुत इंडिविजुअल, बहुत ही मेहनत आपकी, तो आपको ऐसा लगता है कि लोगों से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए आपको पर्याप्त रूप में नहीं मिला, या फिर प्रशासन से नहीं मिला, या मतलब कि म्युनिसिपैलिटी से नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं मिला, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा? नहीं, नगर निगम से नहीं मिला, लेकिन जहां तक सहयोग की बात है, खास करके आप युवा को देख रहे होंगे, दरभंगा युवा में, हाँ पहले शुरू में स्टार्टिंग हुआ था, जिस समय में हमने झाड़ू लगाया था, हमने झाड़ू अपने छात्र संगठनों से झाड़ू लगवाया था, हम बहुत जगह अपने भी झाड़ू लगाते थे, हम अपने नाला में घुसते थे, स्टेशन के पास हम बहुत दिन ऐसा काम किए हैं, जो पाँव में भी मैला लगा है, ये भी किए हैं। तो लोगों का सहयोग मिलता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या था, तो मेरा स्टेशन बगल में था, लोग स्टेशन पर से उतरते थे हराई के पास ही, क्योंकि वहां पर शौचालय लोग कर देते थे, हाँ जगह नहीं थी। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये मार्केट में पेपर गली के मार्केट में पीछे में मुझे बहुत असुविधा होती थी, हाँ लोगों का सहयोग भी होता था, लोग इतना सहयोग करते थे जो उसमें टट्टी लगा दिए, जो अब इधर से जो क्या कहते हैं स्टेशन पर लोग उतरते हैं और सीधे इसमें आ जाते हैं और अकेलापन होके यहीं पर अपना शौचालय कर लेते हैं। तो लोगों ने वहां पर जाफरी लगाई, मुझे मदद की। ये दरभंगा स्टेशन के बगल का मामला है।
उसी तरह से हमने जब झाड़ू पकड़ी थी उस समय में लोग मजाक उड़ाता था, लेकिन आज के दिन में कोई युवा, बहुत सारे युवा संगठन ऐसा हैं जो खुद भी झाड़ू मार रहे हैं, और चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कहने से मार रहे हैं या जैसे तैसे। अब धरातल पर ये भी देखने को मिल रहा है जो अब युवा के संगठन, खास करके बहुत सारे ऐसा संगठन है जो लोग पे भी रोड पर अब भी वो भी झाड़ू लगा रहे हैं, अब वो भी हराई को साफ कर रहे हैं। जैसा कि कहीं आप ये कह रहे हैं कि समाज में मानसिकता बदली है, लेकिन शायद और बदलने की जरूरत अभी है, बहुत कुछ अभी बाकी। नहीं, दरभंगा में बहुत बदला, लेकिन जितनी बदलने की कोशिश होनी चाहिए था उतना नहीं बदल पा रहा है। उसके लिए लोग ठीक है एक दिन पेपर में या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपना फोटो खिंचाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है जो रजनीगंधा खाने वाले, गुटखा खाने वाले बहुत सारे आदमी हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन उसका जो पिकदानी की जगह है उस पर लोग नहीं थूकते हैं, हाँ, जिसमें हम लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये होनी चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले, आज जो कोई कहता है जो दारू बंद दारू बंद दारू बंद दारू बंद, हमने उस पर भी काम किया था 2013 में। सो हम लोगों ने वार्ड काउंसलर था और उस समय हमने नारा दिया था जो दारू नहीं पिएंगे। युवा साथी के साथ दारू का शीशी का फोड़ना हम लोग स्टार्ट करवाए थे, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, दारू के जगह 1 जनवरी को उन जो दारू छोड़ने वाले व्यक्ति थे उनको कॉफी पिलाते थे। क्योंकि आपके पास फिर से वापस आएंगे, हमारे पास समय कम पड़ रहा है। नहीं, हम आप ही के पॉइंट पे कर रहे हैं। तो संकल्प लेने का जरूरत है, युवाओं में खास करके जागरूक होने का ये जरूरत है। ये नहीं जो आज हम फोटो खिंचा लें और कल होके हम अपने खुद कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हमको जरूरत पड़े तो निश्चित तौर पे झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो झाड़ू लगाना चाहिए, और झाड़ू लगाने में कोई आप अपना घर भी झाड़ू लगा सकते हैं, बाहर भी झाड़ू लगा सकते हैं, और हमको तो मजा आता है, हमको अभी भी मजा आता है, हम अभी भी लगाते हैं। सवाल काफी सारे ऑलरेडी आ गए। अब हम बुलाना चाहेंगे रिंकू जी को। रिंकू जी, आपको आवाज आ रही है? रिंकू जी, नफीसुल हक, लगता है रिंकू जी के साथ कमलेश जी को बुलाना चाहेंगे। कमलेश जी, कहीं कहीं जो बातें हो रही हैं उसमें रितेश जी ने जो बातें उठाई और फिर गगन जी ने जो बातें उठाई, उसमें बहुत सारे पक्ष हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत प्रमुख पक्ष है कैसे सफाई कर्मचारी, आपने इन मुद्दों को बहुत करीब से उठाया है। आप इस विषय पर अपनी राय कहें। रिंकू जी, अभी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, हम कमलेश जी के बाद आपके पास फिर से। कमलेश, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब सारी जो एजेंसीज हैं, रितेश जी और गगन जी ने कहा, तो कहीं मेरे दुश्मन ना हो जाए, क्योंकि मैं जो बात करूंगा उससे रितेश जी का और गगन जी का और अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सोचेंगे कि ये मुद्दा आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, आई थिंक थोड़ा माइक करीब रहे। हाँ, मैं माइक बंद कर दे, मतलब मैं अपना स्पीकर बंद कर देता हूँ। अब आ रही है? थोड़ा सा बेहतर है, आ तो रही है आवाज, थोड़ा गूंज रहा है। अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हाँ, अब देखिए, शायद अब ठीक हो। हाँ, तो कहना था, सब चीजों की हम बात करते हैं, मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ गगन जी ने जो बात करी कि लोगों को आगे आना चाहिए, और इन सबको जो कि रितेश जी ने भी कही, तो कहीं ना कहीं हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन सब चीजों के लिए चाहिए, और विदाउट अ प्रॉपर मैकेनिज्म ये सब चीजें नहीं हो पाती है। और जो बात मैं हाईलाइट करना चाहता था इन सब चीजों में, जो कर्मचारी हैं हमारे लिए जो काम करते हैं, और उसमें अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, चाहे वो कचरा कलेक्शन का काम हो, वेस्ट कलेक्शन का काम हो, डोर्स, और फॉर दैट मैटर देयर आफ्टर डिस्पोजल एंड एट अदर लेवल। तो उस सब में, क्योंकि जैसे मैंने आपको मेरा कंसेप्ट यहाँ पर जुड़ने का ये भी था, जेएनयू में जैसे सफाई कर्मचारी हैं,
वो सब के सब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, जबकि काम जो है ये सदा के लिए परमानेंट काम है। ये काम ऐसा नहीं है जो आज है और कल नहीं रहेगा। तो भारत का कानून इस तरह का है, ये कहता है कि अगर कोई काम ऐसा है जो कंटिन्यूस चलने वाला, जो ऐसा नहीं है कि आज कल खत्म हो जाएगा, उन कामों पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर नहीं कर सकते। उन कामों पर आपको रेगुलर वर्कमैन जो है वो रखना होगा। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में शायद थोड़ी कॉस्टिंग जो है इससे बढ़ जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की या और एजेंसी जो इस पर कामों में लगे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोर पीपल आर गोइंग टू कम अलोंग विद यू एंड दे आर गोइंग टू रिमेन विद यू फॉर लॉन्गर टाइम। तो जिनको आपने ट्रेन किया है वो मैन पावर लंबे समय तक के लिए आपके पास रहेंगी और वो काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं जो मैं फोकस लाना चाहूँगा लोगों का और आप सबका भी, कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को भी देखा जाए। गगन जी ने भी जहाँ तक बात उठाई, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हराई पोखर का, दरभंगा से और अन्य जगहों का। उन जगहों पर भी अपार्ट फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन, उन सब जगहों पर बहुत सारा एनक्रोचमेंट भी हो रही है जो मेरी जानकारी में आ रहा है। उन सबको एनक्रोचमेंट हटाने के लिए और उसको प्रॉपरली सफाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जब तक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होंगे तब तक, शायद जब तक गगन जी हैं या अन्य लोग हैं, तब तक कुछ समय के लिए कुछ हद तक कार्य होगा, लेकिन जब तक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं आएगा तब तक ये काम जो है मुश्किल होगी। तो इन सब चीजों में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा लीगल इंटरवेंशन की जरूरत है, जो हम सबको करना चाहिए। बाकी इसके अलावा मेरे पास स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो आज का मुद्दा है, उन मुद्दों पर मेरे पास एक्सपीरियंसेस या इनसाइट नहीं है कि इन पर हम कैसे काम करें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। बट जो बात मैंने कही और मैं इसको दोहरा भी रहा हूँ कि हमें इन सब कार्यों में जो लोग जुड़े हैं, जो लोग परमानेंटली जुड़े हैं, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि और उनकी लीगैलिटी की दृष्टि से देखना चाहिए और उनके उसमें जहाँ तक लीगल इंफॉर्मेशन की जरूरत हो और सबको साथ आकर जो है उनके रेगुलराइजेशन, उनके वेलफेयर का काम भी देखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपने बात रखी। सवाल इनफैक्ट कई सारे ऑलरेडी जुड़े हुए आ रहे हैं, आने शुरू हो गए। रिंकू जी, आपको आवाज आ रही है? रिंकू जी? जी आवाज आ रही है। हाँ, तो इनफैक्ट कई सारे सवाल उठे हैं जिसमें एक पक्ष ये उठा है हमारे हम कहना चाहेंगे जी कंटिन्यू। जी कंटिन्यू। ऐसा कि हम बताना चाहेंगे आप दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कभी नहीं है, और जहाँ तक हो सका हमने, जब हम टर्म में हम बात करते हैं और अभी मेरी पत्नी है, तो हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपने जितना हो सके बोर्ड की मीटिंग में जिस तरीके से हम लोग कोशिश करके जो इक्विपमेंट की आवश्यकता थी वो सारी इक्विपमेंट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैनेजमेंट। जो हमारे माननीय महापौर हैं और जो सदस्य लोग हैं, वो लोग जो उनके पास चहिता लोग हैं, उन लोगों के द्वारा बस भ्रष्टाचार से लिप्त है, न कि साफ सफाई की व्यवस्था जो दरभंगा शहर की उनकी जो सफाई की व्यवस्था थी पैदान दिन पर दिन खसकता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैनेजमेंट नहीं है यहाँ। और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि अभी येलो और ब्लू और ग्रीन है, जो लोगों को पता नहीं, जागरूक कर करके कि किसमें सूखा कचरा रखना है, गीला कचरा रखना है। तो अपने स्तर से जब तक अभी तक हम लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। आज 8 साल हो गया है, ना कोई किसी ने काम किया है। म्युनिसिपल जितने भी नगर आयुक्त आए हैं
उन लोगों ने भी कभी इस पर काम नहीं किया। हम लोग अपने स्तर से माइकिंग कराकर और माइकिंग करा कर वार्ड में हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि हम लोग अपने वार्ड में आज भी, और 48 वार्ड में बहुत कम ही ऐसा वार्ड है जहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्ट होता है, लेकिन हम लोग आज भी स्टाफ से कचरा कलेक्ट कराते हैं डोर टू डोर। और हम लोग लगातार जो है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, सुबह 2 घंटा सारा काम छोड़कर उन सारे स्टाफों पर नजर रखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन लोगों को भी जागरूक करने का हम लोग काम करते हैं। कोई अगर कचरा घर से निकल के रास्ते पर फेंकता तुरंत मना करते हैं, अच्छी बात नहीं, आप अपने घर पर रखिए, कल हमारा स्टाफ जाएगा, कल उठा लेगा आपको। हम लोग से जहाँ तक बन पा रहा है, जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हम गए थे पहले, वहाँ जो कचरा से कैसे खाद बनता है उसके हम लोग ट्रेनिंग तो नहीं, हम लोग पर्सनली अपना 5-7 लोग को एक टीम हम लोग देखने के लिए वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ लोग हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि वहाँ से कुछ लोग जो वहाँ इस कचरा से खाद बनाने की बात कर रहे हैं, वो बनाते हैं, वो लोग यहाँ आए और हम लोगों को जागरूक करें, यहाँ के लोगों को जागरूक करें और अपने तरीके से जो है लोगों को समझाएं और कैसे इस पर हम लोग काम करेंगे इसके विचार। लेकिन मेयर महोदया ने वो इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो उसकी बात इसी वजह से हम लोग की लड़ाई कि आज डंपिंग ग्राउंड दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है। गगन जी ने भी बोला बहुत ऐसे वैसे शहर के मुख्य जगहों पर कचरा फेंका जाता है, क्योंकि ये सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग से जहां तक हो सकता है, अब 2 महीने से डंपिंग ग्राउंड नहीं है, एक वार्ड में 10 मुख्य चौक, शहर के मुख्य चौक चौराहे पर कचरा लगा रहता है। लेकिन हम लोग करें तो क्या, अपना है उसको हम लोग कचरा फेंकवाते हैं, अपना कोई जानने वाले कोई जमीन खाली पे कचरा फेंकवाने का काम करते हैं। इस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी उनके स्टाफ हैं, मेयर हैं, ये लोग आकर्षित करना चाहते हैं। अभी जैसे रितेश जी बता रहे थे कि अंबिकापुर में जैसे उनका डंपिंग ग्राउंड था, तो उन्होंने डंपिंग ग्राउंड बंद करके उसमें पार्क बना, मतलब कि मॉडल उनका सेग्रीगेशन का, वेस्ट सेग्रीगेशन का ऐसा है कि डंपिंग ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में प्रयास करने की कोशिश हुई है, होनी चाहिए, या फिर उसको लेकर राजनीति प्रयास करने की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग लगातार अपने वार्ड के, अपने जो जहाँ तक हमारा सीमित एरिया है वहाँ अगल बगल का जो वार्ड है लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन के जो मेन है, नगर आयुक्त मेयर, इन लोगों ने इस पर कभी ऐड किया ना, इस पर कभी कोई काम किया है। उन लोगों की पूरी सरासर इन लोगों ने यहाँ के गंदगी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त और शुरू करने के लिए इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, इसलिए शहर का ये बुरा हाल है। और जहाँ तक हम लोगों से होता है, आप आइए हमारे में, वो लगेगा नहीं कि कोई भी कचरा का 1 से 5-6, हमसे पहले 5-6 डंपिंग ग्राउंड वार्ड नहीं था। अब एक ही जगह हमने बना रखा है कि जितना लेट हो, काम 12 बजे की तरह 2 बजे खत्म हो, लेकिन किसी जगह लोगों को नहीं हो। लेकिन इन लोगों को यहाँ से उठाकर जो रखने की जगह जहाँ बनना चाहिए था डंपिंग ग्राउंड पे, कचरा संग्रह कैसे वहाँ उसे कचरे को खाद में या किस तरीके से तब्दील किया जाए, उसको इन लोगों ने कर नहीं पा रहे हैं। ये सबसे उसको लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन लोग आज तक नहीं। अभी हम लोग लगातार मेयर को विश्वास लगाने का इसी सब वजह से, तो शहर के साथ तो जनता की मूलभूत समस्या है, इस पर अगर नगर निगम काम नहीं करेगी, मेयर काम नहीं करेगी, मुखिया है, तो हम लोग खामोश होकर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग अपनी आवाज बुलंदियों के साथ उठाने वाले हैं। इसीलिए हम लोग जो है लगातार लगे रहते हैं उनके खिलाफ। सरकार तो अपनी जो योजनाएं आती है शहर में देती है, बिहार सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लाकर यहाँ इम्प्लीमेंट कराने की कुछ कोशिश करती है। लेकिन यहाँ लोग हैं वो जो यहाँ नगर आयुक्त हो, मेयर हो, इन लोगों इसको अगर इम्प्लीमेंट करे तो ना, सरकार तो पूरी कोशिश करती है, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से जो है इस काम को करने में पूरी तरीके से तत्पर नहीं है। इसलिए आज समस्या ये है, शहर का ये हाल है, शहर का दिन ब दिन रैंकिंग घटती जा रही है। अफसोस की बात है, हमको भी अफसोस होता है जिस शहर में रहते हैं। इस सोच पर काम करते हैं कि अपने वार्ड के लोगों को तकलीफ नहीं हो और कहीं हमारा वार्ड का नाम बदनाम नहीं हो। हम लोग कहीं पे भी साफ सफाई के साथ अपने स्टाफों की, पब्लिकों का पूरा ध्यान रखें। इसी से हम लोग लगातार काम करते आए हैं और आगे भी करते रहे। अच्छा, कुणाल जी हमारे साथ हैं। कुणाल जी में काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को बड़े हर स्तर पे डील करते रहते हैं और दरभंगा से भी हैं, दरभंगा के मुद्दों पर काम करते हैं। कुणाल जी, आपने सभी बातें सुनी, आप अपना मेरा सवाल रिंकू जी से है। रिंकू जी, क्या आपने अभी रितेश जी से सुना कि उन्होंने किस तरीके का मॉडल जो है तो अपने अंबिकापुर में उन्होंने चलवाया? ठीक है, हाँ, उसके लिए मैं मानता हूं कि जो सरकार का समर्थन होता है और प्रारंभिक वित्तीय सहायता होती है, यह एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है,
लेकिन चलो ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो नहीं है, फिर भी लोगों में जन जागरूकता फैला करके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे कचरे ऐसे होते हैं जिसका कुछ वैल्यू होता है। जैसे दूध की पन्नी हो गई, हम लोग कुछ सामान डिलीवरी मंगाते हैं तो उसका कार्टून हो गया, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसका पैसा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा सारा एक जगह करके जिसका वैल्यू होता है उसके वैल्यू को भी समाप्त कर देते हैं। तो क्या अपने स्तर पे लोगों को जागरूक करने का कि भाई आप गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग जो है तो रखिए, कीजिए, और उसको जो है सो बाद में गीले कचरे को, ठीक है अगर आपके पास फिलहाल में कंपोस्ट बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं है तो इसको इस संबंध में जो है सो बहुत सारे जगह काम हुआ है, कुछ जगह बातें भी की जा सकती हैं। और बाकी बात पता सूखा कचरा का, तो सूखा कचरा को जो है सो कुछ प्रोसेस करा करके, और या उसको कबाड़ी वाले को, आप देखते होंगे क्या कि जहाँ डंप यार्ड होता है, छोटा मोटा ही डंप यार्ड सही, ठीक है दरभंगा में डंप यार्ड नहीं है, छोटा मोटा ही डंप यार्ड सही, वहां पे ना कचरा बीनने वाले जाते रहते हैं, वो एक एक कचरा वहां से उठाते हैं। ये उसके लिए भी अनहाइजीनिक है। क्यों ना इस तरीके से जनता को जागरूक किया जाए कि जो कचरा को उठाने के लिए छोटे मोटे डंप यार्डों पे जा रहे हैं वो सीधा घरों से ही उनको मिल जाए। क्या इस संबंध में कुछ हो सकता है वहाँ? ये सवाल रिंकू जी से है। हम कहना चाह रहे हैं, हम लोग लगातार ये अगर कचरा घरों से अगर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, शहर के हर घरों से, तो समस्या है शहर में, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी पर जो नगर निगम के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग इस पर काम नहीं, कर्मचारी भी जो है, स्टाफ लोग है, अभी लगातार उन लोगों को हटाने की बात आ रही है, वो लोग भी बहुत समस्या में है। वो लोग कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया साफ सफाई का, मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन इन लोगों को जिस तरीके से, तो हम बार बार आप लोगों को कहना चाहेंगे, तो एक ट्रेनिंग, जैसे हमारे कौशल भाई ने कहा था, उस तरीके से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए छोटी सी, उस पर सारे पार्षदों को जागरूक होकर उस पर काम करना चाहिए। शहर के जो कुछ समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं साफ सफाई की, लोगों को निकालने तक का काम किया जाता है। लेकिन गांधी पार्षद जो है वो लगातार इस पर काम किए हैं। एक गगन जी दरभंगा से है, उनको बहुत अच्छे से उनकी जानकारी होगी कि कितने लोग इस तरीके के इलाकों में काम करते हैं, अपने इलाके में शुरू से रहे और काम करते आए। हम लोगों का मनसा है कि अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे हिसाब से सरकार हेड है, ये पूरा राजनीति का अड्डा बन चुका है। हम लोग को जहाँ तक हो सकता है अपने वार्ड, अपने लोगों को भी हम लोग जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। कुणाल जी। हाँ ठीक है, देखिए जहाँ तक बात है रिंकू जी, राजनीति के अड्डा बनने की बात है, तो रितेश सर ने पहले ही भूमिका बांध दी थी कि वार्ड पार्षद अलग जगह से, प्रांत में किसी और दल की सरकार, केंद्र में कहीं और की सरकार, मेयर किसी और पार्टी से, तो सारे वहां पे भी हैं। वो अंबिकापुर कोई अजूबा जगह नहीं था कि जहाँ पे हर चीज सिमेट्री चल रहा था। राजनीति तो है, वो रहेगी ही रहेगी, लेकिन सफाई होना चाहिए, इस मुद्दे पे लगभग सभी आदमी एकमत होते हैं। तो मेरा ये मानना है, जिस दिन कोई भी आदमी, कोई 2 4 5 आदमी उठ के खड़े होंगे और इसको सेवा की भावना से और जो एक जुनून होता है उस जुनून से इसमें लगेंगे, तो जरूर जो सकारात्मक परिणाम अंबिकापुर देख रहा है वो दरभंगा भी देखेगा। और दरभंगा का नागरिक, मैं दरभंगा से हूँ, दरभंगा से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो ये मेरा वहाँ पे बहुत ज्यादा लगाव है। तो मैं चाहूंगा कि कभी ना कभी इसकी शुरुआत जो है तो जरूर हो, अगर मन में भाव होगा तो जरूर हो जाएगा। खैर, मैं रितेश जी को चाहूंगा कि रितेश जी, तिलकनाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका एक प्रश्न है, उसका जवाब संक्षेप में दें। तिलकनाथ जी का प्रश्न है इनफैक्ट कि कचरा संग्रह, जो मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी डाल दिया हुआ है कि आपने कचरा संग्रह के बारे में बताया, सरकार बिल्कुल। देखिए, कचरे का जो संग्रहण के बारे में मैं बताया कि लोगों को सबसे पहले हमने जागरूक किया कि आप गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग कीजिए। तो लोग यदि अलग कर रहे हैं और यदि कॉर्पोरेशन को मिक्स कलेक्ट कर रहा है तो ये गलत है, फिर लोगों का मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला ये है कि जो हमारे पास डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम होगा वो भी सेग्रीगेट वेस्ट कलेक्ट करेगा। उनके जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों में 2 या 3 पार्टीशन होंगे जिसमें वो गीला, सूखा अलग अलग जो है वहां से संग्रहण करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग लोगों से कराने का उद्देश्य यही है कि हम कचरे को अलग अलग लाएं।
और अलग अलग लाने के बाद अलग अलग उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि केवल शहर में डस्टबिन बांट देना और प्रोसेसिंग प्लांट लगा देना और डोर टू डोर कलेक्शन को करना भर ही सही नहीं है। पूरा सोर्स सेग्रीगेशन और उस सोर्स सेग्रीगेशन को मेंटेन रखना है हमको प्रोसेसिंग प्लांट तक। तो इस लेवल की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। जितने एरिया में हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन को कर सकते हैं पहले उतने एरिया में ही लोगों को डस्टबिन बांटें और उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप लोगों को बोले कि आप लोग गीला सूखा और खतरनाक अलग अलग कीजिए और लोग अलग अलग कर रहे हैं, और जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि हम अगर कर भी रहे हैं हमारे पास तो 2 डब्बा है, लेकिन जो लेने आता है वो तो एक ही डब्बे में लेके जाता है। तो ये हमने सामने वाले को मोरली डाउन कर दिया कि मतलब हमको केवल सिखाया जा रहा है करना है, लेकिन क्यों करना है, उस कॉर्पोरेशन तो मिक्स करके ले जा रहा है। तो एक क्वेश्चन इस बीच में आया था किन्हीं का, तो उनका कहना सही है कि सोर्स सेग्रीगेशन ही पॉसिबल नहीं है, उसको मेंटेन रखना है हमको प्रोसेसिंग प्लांट तक। सही बात है। इनफैक्ट अच्छा, एक सवाल मेरे ध्यान में आता है रितेश जी, आपने भी इनफैक्ट कहा, ये सवाल मेरा गगन जी से है कि कहीं ना कहीं समाज में एक पक्ष जो रहा है कि हाँ कचरा समाज का एक तबका साफ करेगा और वही साफ करेगा जैसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस बैरियर को अपने हाथ तोड़ने की कोशिश की, जाति के बजाय इसको बाहर निकाला। क्या बिहार के समाज में इन जनरल, और मान लीजिए जैसे दरभंगा भी है, कहीं ना कहीं एक खास जाति का दबदबा और कहीं लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है ये दूसरे का काम, मेरा काम नहीं, क्या ये भी एक बाधा बनती है और इसको बदलने की जरूरत है? गगन भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? में क्या कहते हैं, मन में भावना आएगी ये मेरा काम नहीं है, उनको ये भावना जगाना पड़ेगा हम लोगों को, जो निश्चित तौर पर ये काम मेरा ही है। और जब ये जैसे अंबिकापुर में कह रहे थे, अंबिकापुर मध्य प्रदेश, ये सब बहुत सफाई का जगह है, बिहार उतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में यदि किसी भी नगर निगम ने साफ सफाई करके दिखाया है तो दरभंगा नगर निगम करके दिखाया है, डोर टू डोर चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, डोर टू डोर होती है और वो उठाता है, लेता है लोगों के यहाँ से और उसके बाद उसी मोहल्ला में कहीं तीसरा जगह डंप कर देता है, उसके बाद उसको रात में उठाया जाता है, किसी तीसरा जगह जाकर डंप कर दिया जाता है। हमारे पास ठीक है डंपिंग ग्राउंड नहीं है, हमारे पास डंपिंग ग्राउंड यदि नहीं है तो शहर के कहीं बाहर, जैसे आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में कानपुर में देखने को मिलता होगा, शहर के बहुत बार कहीं गिराया जाता है, उसमें नगर निगम का 4 स्टाफ लगे हुए हैं, आग लगाने की व्यवस्था टाल पटाल कर दी गई, कचराओं की, उसके बाद आग लगा दी गई। हमारे यहाँ इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से यदि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था हो जाती है, कहीं ना कहीं जो समाज में जो कचरे को लेकर के जो राय है वो एक समाज के बाकी परिदृश्य जो है उसका भी कहीं ना कहीं एक मायना ये जो है कि हाँ समाज के खास तबके के लोग, जैसे आप देखते होंगे कि एक ही जाति और फिर बाकी लोग निश्चित ये कहीं ना कहीं गंदगी से जोड़ करके हाँ जी नहीं, ये निश्चित तौर पे जागरूक करने की जरूरत है और यदि आप जागरूक कीजिएगा तो आपको सफलता मिलती है और हमको मिला। आपको जैसे पता होगा जो दरभंगा नगर निगम के ये आकाशवाणी वाला रोड कितने गड्ढा था और हमारे साथी हमारे क्या कहते हैं छोटे भाई रिंकू जी भी हैं, छात्र राजनीतिक से आए हैं, तो निश्चित तौर पे छात्र राजनीतिक से जो कोई आता है वो संघर्ष करना जानता है। तो हमको जैसा अनुभव है जो हमने उस रोड के लिए संघर्ष किया, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, अंततः रोड हो गई। तो डंपिंग ग्राउंड के लिए यदि वो आवाज उठाएंगे, ठीक है अभी वो अपने नहीं है लेकिन उनकी मिसेज है, तो निश्चित तौर पर यदि इस तरह की बार बार होता रहेगा, कोई आंदोलन हो या इसी तरह से बार बार होता रहेगा तो नतीजा जरूर आज न कल मिलेगा। डंपिंग ग्राउंड से बहुत बड़ा ये मिल जाएगा, निदान मिल जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए दरभंगा के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी मेमोरियल। आर्मी मेमोरियल के पास ऐसा स्थिति हो जाती है जो आप दिन में सवेर में वहाँ कचरा के चक्कर में रोड जाम हो जाती है। ये डंपिंग के ग्राउंड के चक्कर में होता है। ये जब डंपिंग ग्राउंड होता, रात में उठाव होता तो ऐसा स्थिति नहीं होता। इसके लिए लोग को भी जागना पड़ेगा, आदमी को जगाना पड़ेगा। आदमी को जगाने का मतलब ये है जो आदमी को रोड पर उतरना पड़ेगा,
यदि आप मुझे इसका निदान नहीं देंगे तो हम भी आपको टैक्स नहीं देंगे, जब तक इस तरह की घटना नहीं। इनफैक्ट लोग आगे निकल चुके हैं। रितेश जी, आपसे इनफैक्ट हम चाहेंगे कार्यक्रम करने से कुछ देर पहले, उसके बाद हम लोग कमलेश जी की एक टिप्पणी लेंगे कि मान लीजिए कि बहुत डंपिंग ग्राउंड को लेकर के बहुत सारी बात हो रही है और कहीं ना कहीं आपके शहर में डंपिंग ग्राउंड नहीं आए, डंपिंग ग्राउंड से कोई चीज नहीं, तो आप क्या सलाह देंगे हमारे साथ जुड़े हैं और भी मान लीजिए कि कई लोग कोई लोग सुन रहे हैं, क्या सलाह देंगे, कैसे डील किया जाए? आपने अगर से किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एक्सपर्ट कमेटी में, आप नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या सलाह? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को ये लगता है कि देश में डंपिंग ग्राउंड होना नहीं चाहिए। वेस्ट का प्रोसेसिंग करना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि आप हमको लगता है कि मेरे घर से मैं कचरा को फेंक दिया और कहीं जाके तीसरे जगह फेंक दिया, चौथे जगह फेंक दिया तो वो मेरे को नुकसान नहीं करेगा, ये गलत है। जैसे ओपन डेफिकेशन के मामले में है कि कहीं ना कहीं से घूम फिर करके पानी के थ्रू, हवा के थ्रू हमारे पास आ जाता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्योंकि देखिए, मैं 2014 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल फील्ड है मेरा, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, MCA किया हूँ, तो लॉजिकल डेटा से खेलना मेरा प्रोफेशन है। तो मैं एक तरफ जब मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ तो दूसरी ओर उसके इम्पैक्ट असेसमेंट भी कर रहा हूँ। तो इम्पैक्ट असेसमेंट में मैंने पिछले 3-4 साल से अंबिकापुर के सारे डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो एयर पोल्यूशन इंडेक्स हो या एपिडेमिक्स रेट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो डेटाबेस है कि मलेरिया के केसेस क्या हैं, डायरिया के केसेस क्या हैं, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि अंबिकापुर में एपिडेमिक्स के जो केसेस हैं, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, अंबिकापुर में पहली बात तो ये है कि आज तक डेंगू नहीं आया, फाइलेरिया नहीं आया 2014-15 से जो हो रहा है। मलेरिया के केसेस जो है वो डाउन होकर के 60% कम हो गए, डायरिया के केसेस जो कम हो गए। तो ये इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है? ये इम्पैक्ट वहीं से आ रहा है कि हम वेस्ट को शहर में जनरेट हो रहा है, डेफिनेटली वेस्ट हमारे यहाँ 51 मेट्रिक टन पर डे जनरेट हो रहा है, लेकिन 51 मेट्रिक टन कलेक्ट हो रहा है, 51 मेट्रिक टन वेस्ट का प्रोसेस हो रहा है। पर डे अंबिकापुर में 15 टन खाद बनती है, पर डे हम लोग लगभग 11 टन 12 टन जो है वो रिसाइकल मटेरियल रिसाइकलेबल कंपनियों को बेचते हैं। कचड़े से हम लोग 16 लाख रुपए महीना कमाते हैं। केवल 1.5 लाख की जनसंख्या का शहर है जहां पे कचड़े को बेच करके लोगों के कचड़े को बेच करके हम लोग 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। नागरिकों का पार्टिसिपेशन, कमलेश जी ने एक बात कही थी कि रेगुलर करना जरूरी है, जो इतना इंपॉर्टेंस रखता है सैनिटेशन, उस पर काम करने वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा में है या डेली वेजर्स है। तो यहाँ पे मैं एक आपको बताऊंगा कि आप देखेंगे कि लोग कोई ऐसा काम जिसमें लोगों को ये उम्मीद रहे कि हमको इसमें पैसा मिलेगा और ये ऐसा काम है जो हमेशा चलेगा, उसके लिए हमको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फाइनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग दुकान खोल लेते हैं, लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो क्यों ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ये एक ऐसे मॉडल के रूप में लोगों को बताया जाए कि इसमें आपको वेल्थ है, वेस्ट टू वेल्थ जो बोला जाता है वो केवल बातें नहीं है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। और एक बेटर सर्विस, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी ऐसे होटल में जाते हैं जहां हमको सैनिटेशन, बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस चाहिए होता है तो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में पे नहीं करना चाहते हैं, जैसे पुराने बस स्टैंड है कहीं शहरों में, उन बस स्टैंड में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहता जाके बैठे के, उसको मालूम है कि वहां पे व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन अगर मैं शहर में 2 बस स्टैंड बना दूं, एक बस स्टैंड ऐसा जिसके अंदर जाने का चार्ज 10 रुपए है, लेकिन उसके अंदर आपको एकदम साफ सफाई मिलेगी, डस्टबिन मिलेगा, प्रॉपर पानी मिलेगा, टॉयलेट एकदम साफ होगा, आप उसमें जाकर कभी भी यूज कर सकते हैं, 24 आवर केयर टेकर मिलेगा, CCTV फैसिलिटी मिलेगी, तो कोई भी आदमी 10 रुपए पे करके अंदर जाना चाहेगा। सेम हम लोगों ने अंबिकापुर में सैनिटेशन को का डेफिनेशन चेंज किया। हमने पहले शुरू के 6 महीने लोगों को सर्विस क्वालिटी दिखाई कि डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट होने के बाद आप अपने मोहल्ले में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में जो 10 या 12 बड़े कंटेनर होते थे वो हट गए, जैसे गगन जी ने बताया कि रेलवे स्टेशन के बगल में कचरा पड़ा रहता है, यहाँ पड़ा रहता है, तो वो इम्पैक्ट जब लोगों को शहर में दिखा, 6 महीने उन्होंने सर्विस देख लिया, उनको ये समझ में आया कि मेरे घर का डब्बा, मतलब ये स्थिति आ जाती, क्यों भाई रोज आ जाते हो तुम लोग कचरा लेने, यार मेरा तो डब्बा ही नहीं भर पा रहा है, कल ही ले गए थे, आज फिर सुबह 8 बजे आ गए, फिर सुबह 8 बजे आ गए, कितना कचरा देंगे, 2-2 डब्बा दिए, एक भी नहीं भर पा रहा। तो ये चीजें चेंज हुई, लोगों को समझ में आया कि नहीं, डेली का कचरा डेली जाना चाहिए, मेरा डस्टबिन इतना फ्रेश होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को बोल सकूं, जाओ दीदी लोग आए हैं, हम लोगों को कचरा दे दो। हम लोग के यहाँ जो वेस्ट कलेक्शन करते हैं तो हम स्वच्छता दीदी बोलते हैं। तो लोगों को जब सर्विस मिली सर, तो लोगों को हमने जब यूजर चार्ज उस समय इंट्रोड्यूस किया सर्विस देने के बाद,
कि जब एक अच्छी सर्विस मिल रही है तो क्यों ना इस सर्विस को मेंटेन रखने के लिए नागरिक भी बीड़ा उठा लें कि सरकार के फंड की जरूरत नहीं है, किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है, हम इस अच्छी सर्विस के लिए महीने का 50 रुपए हम अपने दीदियों को देने को तैयार है, प्रत्येक परिवार। इसी तरह दुकानदारों का कहना था कि यार मेरे दुकान के बाहर डस्टबिन रखी है। अंबिकापुर में इवन सर लीटर बिन्स भी नहीं है। लीटर बिन्स जो पब्लिक एरिया में लगाते हैं, बाहर से आने वाला जो व्यक्ति है वो कहाँ कचरा डालेगा? आप तो घरों में डब्बे बांट दिए। बाहर से अगर मान लीजिए मैं मार्केटिंग करने गया हूँ और मैं बाजार करके घूम रहा हूँ, या मान लीजिए मैंने केला खरीद लिया या मैंने कुछ मूंगफली खरीद ली, उसको मैं खाया और उसको कहाँ फेंकूंगा? तो लीटर बिन होना चाहिए। लेकिन अंबिकापुर में सर लीटर बिन भी फ्री नहीं है, लीटर बिन फ्री शहर। ऐसा इसलिए है कि यहाँ के सारे दुकानदारों ने अपने दुकान के बाहर 2 डस्टबिन पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। आप यहाँ जब दुकान में निकलेंगे तो आपको हर दुकान के बाहर 2 डब्बे दिखेंगे, एक ऑर्गेनिक के लिए, एक इनऑर्गेनिक के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ये सामान्य पब्लिक की यूज का है, मेरे दुकान का डब्बा है, आप इसमें अपने कचड़े को डाल सकते हैं। मेरे दुकान का स्टाफ डालेगा ऐसा नहीं है, वो पब्लिक के लिए। आपको हर 2 कदम पे डस्टबिन मिल रहा है, आपको हर सेकंड दुकान में डस्टबिन मिल रहा है। शहर में मैंने 10 लीटर भी नहीं लगाए हैं, 10,000 है, हर दुकान के बाहर डस्टबिन है, आप किसी के भी डस्टबिन में आप डालिए। जब ये डस्टबिन में लोग डालना शुरू किए, दुकानदार डाले, तो इसको कलेक्शन का मैंने मैकेनिज्म बनाया। कमर्शियल एरिया में मेरे यहाँ 5 बार कलेक्शन होता है, दिन भर में 5 बार डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी जाती है। उनके डब्बे कब खाली होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, कब भरा कब खाली हुआ, कब भरा कब खाली हुआ। और यदि मान लीजिए रात में कोई डस्टबिन भरा रह जाता है तो दुकानदार उसको बकायदे अपनी दुकान के अंदर रखता है, दूसरे दिन सुबह फिर रख देता है और हम उसको खाली कर देते हैं। जब ये सर्विस दुकानदारों को मिली तो वो बोले कि सर हम 100 रुपए प्रति दुकान देने में सहमत है, कोई हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बना रहना चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 18 लाख रुपए प्रति माह हमको यूजर चार्ज और लगभग 8 से 10 लाख रुपए, मतलब 28 से 30 लाख की स्वच्छता दीदियां महीने का पब्लिक के उससे और कचड़े को प्रॉपर सेग्रीगेशन करके कमा रही है। आज के डेट में सर कारपोरेशन को इनको पैसा देना नहीं पड़ता सैलरी के लिए, हम इंसेंटिव देते हैं। जब लगता है कि हमको कुछ अच्छा है तो हम उनको इंसेंटिव देते हैं, 2,000 रुपए महीना, कभी 1,000 रुपए महीना, कभी बोनस दे दिया। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि धीरे धीरे मेहनत करके वेस्ट मैनेजमेंट को भी एक ऐसा लाइवलीहुड एक्टिविटी में लाया जा सकता है कि लोग इसको स्वरोजगार के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी में एक सवाल का छोटा संक्षेप में थोड़ा सा मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि रिंकू जी ने और कई लोगों ने बताया कि करप्शन जो है, मान लीजिए कि आप महापौर अगर कोई नहीं करना चाहते या फिर कोई भी, अगर मान लीजिए करप्शन को आप कैसे डील करेंगे? ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन अगर सामने अगर आपके पास लोग तो कैसे डील करें? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का जो परिदृश्य है उसको सबसे पहले तो हम लोगों ने शिफ्ट किया। पहले का जो वेस्ट मैनेजमेंट होता था उसमें पब्लिक कंटेनर होते थे, लोगों सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, इस कचरे को उठाना है तो डेफिनेटली वो एक सिटीजन या कोई कम्युनिटी नहीं कर सकती, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होने की जरूरत पड़ती थी बहुत सारे चीजों के। तो जब ये ठेके होते हैं, ठेकेदार उसमें आते हैं, ठेकेदारों का आपस में कॉम्पिटिशन होता है और उसके बाद फिर वो उसको जब काम करते हैं तो वहां पे करप्शन का इशू आता है। अंबिकापुर मॉडल जो है वो सिटीजन लेड मॉडल है, कम्युनिटी लेड मॉडल है। कचड़े जनरेट कर भी सिटीजन रहा है और कलेक्शन जो कर रहे हैं वो भी इसी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को इन्वॉल्व किया है। और इसमें करप्शन का इशू इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप को ये मालूम है कि अगर मैंने डोर टू डोर कलेक्शन की सर्विस पर लापरवाही की, क्योंकि भैया कम्युनिटी लेड है और कम्युनिटी ओन है, उनके पैसे से ही दीदियों को पैसा मिलना है। यूजर चार्ज कोई कब देगा? जब उसको बेटर सर्विस मिलेगा। तो दीदियों को मालूम है कि डोर टू डोर कलेक्शन हमको प्रभावित नहीं करना है, डोर टू डोर कलेक्शन अच्छा होगा तो यूजर चार्ज आएगा। सोर्स सेग्रीगेशन जितना अच्छा होगा, गीला कचरा सूखा कचरा जितना अच्छा आएगा, उतना अच्छा हम खाद बना पाएंगे, उतना अच्छा हम रिसाइकलर को मटेरियल दे पाएंगे, तो पैसा आएगा। तो जब आप अपनी खुद की दुकान करते हैं तो उसमें आप कभी भी करप्शन नहीं करते हैं, और जब कोई किसी की दुकान पे काम करता है तब वो इस तरह की चीजें वहां पे इन्वॉल्व आती है। तो ये मॉडल जो ऑपरेट कर रही है स्वच्छता दीदियों का जो समूह, उनका ये व्यापार है, ये बिजनेस है, तो वो खुद ईमानदार है। तो कारपोरेशन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वो खुद जिम्मेदार है। हमको इस चीज को कभी भी ये फेस नहीं करना पड़ता है कि वो किसी चीज को ऐसा बेचे, क्योंकि कुछ ऐसा चीज कर सकते हैं जिसको लेकर के हम कुछ भ्रष्टाचार जैसी चीजें आ सकती हैं या कोई आ सकता है। दूसरा चीज, इसमें जो नॉर्म्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका एक एनवीएलएम का नॉर्म्स होता है कि वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, महिला समूह में जुड़ा होना चाहिए, इन महिलाओं का बचत जो इन लोग का प्रोसेस रहता है उसके थ्रू ही कोई भी आता है। कोई भी डायरेक्ट किसी भी महिला को इस संघ में एंट्री नहीं दे सकता कि हमने 4 लोगों को नौकरी में रखना है तो इसको हटा दिए और हम उसको ला दिए। अगर उनको नौकरी में आना है तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो 6 महीने का टर्म है, उस 6 महीने उसको स्वयं सहायता समूह को जीवित रखना है, 6 महीने तक बचत करना है, इंटरलोनिंग करनी है। रिवॉल्विंग फंड जो क्लेम करेगा वही स्वयं सहायता समूह कहलाएगा और वही समूह इस फेडरेशन में आएगा।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह भी प्रेशर कभी हमको नहीं आया। एक तो अंबिकापुर के जनप्रतिनिधियों का बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग मिला हम लोगों को, कि कभी भी किसी ने इस तरह की बात नहीं करी कि इस मॉडल के लिए सुपरवाइजर हम आपको देंगे, हमारे वार्ड में कौन सुपरवाइजर रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं आया। क्योंकि ये महिला समूह है दीदी, हम लोगों ने बायलॉज ही ऐसा बनाया कि समूह को रखना है, तो ये बहुत ही फायदेमंद रहा हम लोगों के लिए। और जो गगन जी जैसा बता रहे थे कि हम लोग अपने वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन तो इनका चाहिए, पार्टिसिपेशन सभी का चाहिए इसमें। रितेश जी बहुत बहुत, इनफैक्ट मेरी रितेश जी से बातचीत हो रही थी, तो रितेश जी कई देश के कोने में जा करके और कई देश के कोने से लोग आ करके अंबिकापुर ट्रेनिंग इत्यादि लेते भी हैं। तो आई एम श्योर कि अगर ऐसा कुछ संभव हो पाएगा तो रितेश जी का मदद का सहयोग हम सभी को मिलेगा। और हम चाहेंगे कि आप इस दिशा में भी कुछ सोचें दरभंगा जैसे शहरों के लिए भी, ताकि हम लोग भी दरभंगा को अंबिकापुर की तरह बना सकें। अच्छा, कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी ड्रिवन, ये सारी बातें हुई। मिथिलेश जी, आपने इस विषय में लोगों के अधिकारों को लेकर के बहुत सारी बात की, कहीं ना कहीं हम लोग अधिकार के साथ दायित्व को लेकर के भी की बातें भी आ रही हैं। कुछ लास्ट कमेंट आप इस पे देना चाहेंगे? कमलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब मेरी आवाज क्या ठीक आ रही है? हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा रितेश जी का। मैं और भी सुनना, क्योंकि बार बार गगन जी कह रहे थे जिसके बारे में, तो आपने सवाल पूछ लिया कि डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए। कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड हमेशा सोल्यूशन नहीं है। और जैसा कि रितेश जी ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो जैसे कभी थे नहीं पहले, अब आए हैं, तो हमारे स्पेशली बिहार के सिटीज में और बिहार के म्यूनिसिपल एरियाज में अभी तक इसकी धमक नहीं पहुंची है कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे पहुंचेगी तो लोगों में भी जानकारी जो है इसकी आएगी। और मैं सॉरी, आपका सवाल एक बार दोबारा से नहीं, मैं ये पूछा था कि कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी ड्रिवन, और इस कम्युनिटी के पीछे कहीं ना कहीं कास्ट, अधिकार, ये सारी चीजें भी मिली हुई हैं। सैनिटेशन वर्कर्स के रेगुलराइजेशन का मामला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जैसा रितेश जी ने कहा, कम्युनिटी से जो चीजें ड्रिवन होती हैं, उसमें जो आपका पिछला सवाल था कि करप्शन का कैसे समाधान होगा, तो वो करप्शन को भी समाधान करता है। लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि ये हमारा काम है। और जो दूसरी समस्या थी कि इसमें ये बात है कि वही व्यक्ति ये काम करेगा, तो क्योंकि हर व्यक्ति इसमें स्टेक होल्डर है, तो वो जो है पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो चीजें, अगर वो सिस्टम पैसा जनरेट कर पा रहा है, तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उस व्यवस्था को चलाने में, उनको हम प्रॉपर्ली पे कर सकते हैं और वो रेगुलर हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन बी डन एंड व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री, सारे पूरे देश में और बिहार में भी। हम क्योंकि एक हमारे यहाँ माइंडसेट है स्पेशली बिहार में कि भाई ये काम इसमें कौन जाएगा, कचरा उठाने कौन जाएगा, या ये काम तो सरकार का। हालांकि बिहार स्पेसिफिक नहीं है, पूरे देश में है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू करें इन सब कामों में, तो मेरे ख्याल से यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस सारी समस्या का। कुणाल जी, अब मीटिंग खत्म करने की प्रक्रिया की जाए। आप कुणाल जी, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक आ रही है, आवाज आ रही है जी। जी बताएं प्लीज, एक बार रिमाइंड। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अब इनफैक्ट मुझे लगता है कि चर्चा में और भी बहुत सारे विषय उठने चाहिए थे, बहुत सारी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन हम बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं कर सकते। हम इसके अलावा आगे आने वाले समय में आप लोगों से संपर्क करेंगे, इस विषय को कैसे आगे जमीन पर उतारा जाए, इसके विषय में हम लोग मिलके और काम करने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी साथ में हैं, कुणाल जी से आग्रह है कि आप अंत में मैं इस अंत में मैं बस आपको सभी उपस्थित आदमी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो रास्ता छत्तीसगढ़ अंबिकापुर ने दिखाया है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद चलना इसी रास्ते पे होगा। और कोई तरीका नहीं है। जितना आज के डेट में जितना वॉल्यूम हम लोग वेस्ट का जनरेट कर रहे हैं पर डे,
वो इतना ज्यादा विशाल है कि डंप यार्ड जो है तो इसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम इसको बिना डंप यार्ड के छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए, तो और ज्यादा बुरा है। तो हम आपसे सभी आदमी, चूंकि कभी ना कभी चर्चा होनी थी, तो आज चर्चा होकर शुरुआत हुई है। दरभंगा में हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं और बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक हैं। हम अगर प्रशासन के स्तर पे हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम अपने स्तर पे भी लोगों को जागरूक करेंगे और हमारे वॉलंटियर्स से हम अपील करेंगे कि आप गीला कचरा सूखा कचरा अलग कीजिए, एक मूवमेंट बनाइए, पोस्ट योर सेल्फी विद गीला कचरा सूखा कचरा। दरभंगा में तो कर ही सकते हैं आप जागरूकता अभियान चलाइए ना। जब गवर्नमेंट का मदद पता चलेगा, किसी दिन रितु सेन मैम जैसा एक IAS आया और सब कुछ बदल दिया, लेकिन लोग जो जागरूक होंगे वो पहले से, हम लोग दरभंगा कम जनसंख्या का शहर नहीं है, बहुत बड़ा जनसंख्या है, तो हम उम्मीद करते हैं किसी ना किसी दिन जो किरण अंबिकापुर से चली है वो किरण यहाँ तक जरूर पहुंचेगी, दरभंगा तक जरूर पहुंचेगी। इसी के साथ मीटिंग आज का, तिलक जी ओवर टू यू। इसी पॉजिटिव नोट पे आज की सभा हम समाप्त करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने शेड्यूल करके 1 घंटे से ज्यादा का समय हमने आप लोगों का लिया। सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। हम लोग संपर्क में रहेंगे और इस विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।